गुड मॉर्निंग। और कैसे आप लोग? सब लोग जग रहे हैं ना? सब लोग जग गए? जल्दी से सब लोग जग जाइए और अपने उस काम में लग जाइए जो आपका फ्यूचर, आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका वर्तमान सब कुछ बेहतर बनाने वाला है। और उसका नाम है पढ़ाई। क्योंकि जीवन में सबसे आसान काम होता है पढ़ाई, और हम लोग वही नहीं कर पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी होती है पढ़ाई, और हम लोग वही नहीं कर पाते हैं। न इसमें धूल लगनी है, न मिट्टी लगनी है, न सर पर कुछ रखना है। बस आपको अपने दिमाग का यूज करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोग जल्दी से, जितने लोग सो रहे हैं वो जग जाएं, और जो जगे हुए हैं वो आराम से बैठ जाएं पढ़ने के लिए। ग्रामीण परिवेश की क्लास पढ़ने के लिए बैठ जाएं। और सबका स्वागत है जितने लोग आए यहां पर। जो लोग नहीं आए उनका भी स्वागत है, वो लोग जल्दी से आए, जल्दी से इस ग्रामीण परिवेश की क्लास को ज्वाइन करें। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का नाम है पंचायती राज। और पंचायती राज आपका पॉलिटी में भी कवर होता है और ग्रामीण परिवेश में भी कवर होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जी। बिल्कुल, योगेंद्र, रविंद्र, प्रियंका, धनंजय, विभा, हंसराज, स्वीटी, सोनू, आनंद, हंसराज, भी सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबका वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है सबका, बहुत बहुत स्वागत है सबका। जल्दी से सब लोग लाइव आए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें। इतना ज्यादा शेयर कर दें, इतना ज्यादा फैला दें कि आज हम खुश हो जाएं कि नहीं, सुबह सुबह हम जग के आए तो आप लोगों ने हमारे साथ कुछ तो बेहतर किया। हम सुबह सुबह आपके लिए जगे तो आपने हमारे लिए कुछ तो बेहतर किया। भाई हमारे लिए करिए, आप लोग अपने लिए मान गए, आप लोग अपने लिए नहीं करेंगे क्योंकि आप जगते ही नहीं हैं, है ना। और ना तो कोई देखिए बैच के बारे में ना तो कोई बताता है, तो इसकी जानकारी सबको दीजिए, खुद तो रखिए, सबको दीजिए इसकी जानकारी कि हाँ यहाँ ये बैच चल रही है, इस तरह से चल रही है ना। सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी। बिल्कुल, सौरभ, देवेश, सारिका, मल्लिका, हरीश, जानवी, सोनी, मयंक, रीता, महेश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबका, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपके अपने आरबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और कहा भी जाता है और हमने कई बार बताया भी है कि आपका तन, आपका कपड़ा नहीं महकना चाहिए, आपका गुण महकना चाहिए। आपके गुण में इतनी ताकत हो कि लोग आपके पास खुद ब खुद चले आए। लेकिन कहा जाता है कि बिना प्रचार प्रसार के तो भगवान भी गुमनाम हो जाता है, बिना प्रचार प्रसार के तो भगवान भी गुमनाम हो जाते हैं। तो हम तो आरबी क्लासेज वाले हैं, तो हमारे प्रचार प्रसार करने वाले सिर्फ आप हैं। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक साथ दिया उसी तरह से साथ देते रहिए। हम ये वादा करते हैं कि असफलता तो कभी आपको छू ही नहीं पाएगी। जब भी आप कहीं कदम रखेंगे, ईमानदारी के साथ कदम रखेंगे, तो आप सफल ही होकर लौटेंगे, ये गारंटी है। जल्दी से जल्दी सब लोग लाइव आए, जल्दी से लाइव आए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा शेयर करें, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लिंक को। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्वागत है सबका अपने आरबी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जी। बिल्कुल, सुषमा, देवकीनंदन, जागृति, रोहित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया सबको, बहुत बहुत स्वागत है सबका, बहुत बहुत स्वागत है सबका। जो लोग ऐप से जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग यूट्यूब से जुड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि यूट्यूब वाले भी बहुत जल्द हमारे ऐप से जुड़ जाएं, चीजों को बेहतर समझ पाएंगे जी। बिल्कुल, प्रियंका, प्रीति, प्रदीप, आनंद, अच्छा प्रियंका कहनी वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, जो वेट कर रहे थे उनका तो वो तो बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे, है ना। जो लोग हमारे साथ लग गए शुरू से ही वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो लोग लगने वाले वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो लोग सो रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन लग जाए तब। हमारे साथ लगिए, मेहनत करिए, हम गारंटी देते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। आप लोग हमारे साथ लगेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी, और आपको अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल, यूपीएसआई जो यूट्यूब और ऐप दोनों पे चल रही है, तो ये डेमो क्लास कल आखिरी दिन होगा डेमो क्लास का। कल के बाद आपको ये लेखपाल की क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर मिलेगी, और ऐप पर भी उन्हें मिलेगी जिन्होंने इस कोर्स को परचेज कर रखा है। तो आज और कल का टाइम आपके पास है
कि जल्दी से कोर्स को परचेज करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी मेहनत के साथ जुड़ जाएं, हमारी मेहनत के साथ अपनी मेहनत को लगा दें। ठीक है, अभी तक देखिए फीस में डिस्काउंट चल रहा है, फीस बढ़ भी जाएगी, कल के बाद फीस बढ़ जाएगी और हो सकता है एडमिशन क्लोज भी कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी सब लोग एडमिशन ले लें। कई बार आपने कहानी भी सुनी होगी, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। भाई हमने कई बार कहा आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको बनना क्या, कछुआ बनना है। आपको क्या बनना है, कछुआ बनना। कछुआ बनिए आप लोग, कछुआ बनेंगे तो हम आशा करते हैं, देखिए यहां पर आपकी मंजिल है, यहां पर क्या आपकी मंजिल है। और हमने कहा अगर आप कछुआ बनेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। अगर आप खरगोश बनेंगे, यहां हरी भरी घास दिख गई आपको, आप दौड़ लगा रहे हैं, यहां हरी भरी घास दिख गई आपको, तो आप करेंगे क्या, भाई आप तो खरगोश है, लालायित है इसको खाने के लिए। यहां से निकले, खरगोश कछुआ दोनों निकला यहां से। खरगोश ने देखा यहां हरी भरी घास से, मुड़ गया इधर खाने के लिए। तो आप हैं, अभी आपका मन है, आपका चंचल मन है अभी। और जो कछुआ उसको लगता है भाई हम तो धीरे धीरे चलने वाले, चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। वो चलते चलते यहां पहुंच गया और ये खरगोश देखिए घास फूस खा के आराम करने लगा, सो गया। और इसने अपनी मंजिल भी देखिए बदल दी। रास्ता सीधा था लेकिन इसने देखिए रास्ता परिवर्तित कर दिया, इधर घास फूस की तरफ बढ़ गया ये। और वही काम आपको नहीं करना है। मंजिल तक जब तक ना पहुंच जाइए तब तक अपने मार्ग को नहीं बदलना है आपको। तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल ही दिखनी चाहिए। ठीक है, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी से सब लोग, जो लोग अभी तक सो रहे हैं उनको प्लीज जगाइए आप लोग, और अपने साथ जोड़िए, हमारे साथ जोड़िए उनको, और बताइए कि देखिए सर जग गए, आप भी जग जाओ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए नाम है पंचायती राज। पंचायती राज की बात की जाए तो इसको बेहतर तरीके से हम समझाएंगे और आप बेहतर तरीके से समझिएगा। पंचायती राज की बात की जाए तो बेहतर तरीके से समझिएगा और बेहतर तरीके से जानिएगा इस चीज को। देखिए है बहुत आसान टॉपिक। अब हुआ क्या कि पंचायती राज व्यवस्था आई कैसे भारत में, लाने का श्रेय किसे दिया जाए, क्यों लाई गई है। तो आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है, लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है कि शक्तियां किसके, लोगों के हाथ में हो। और लोगों के हाथ में मतलब क्या होता है कि सरकार बनाने का अधिकार किसका है, कौन बनाता है, लोग ही बनाते हैं भारत में। तो इसीलिए इसको गणतंत्र या लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक गणतंत्र या लोकतांत्रिक देश है। अब शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही, शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या है इसको भी अभी समझाना चाहेंगे। शक्तियों के विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही, विकेंद्रीकरण के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना धीरे धीरे जगने लगी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि प्रशासनिक शक्तियों का, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि प्रशासनिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का बिखराव, प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार इस तरह से हो कि आम लोग भी वहां तक अपनी पहुंच बना पाएं। तो प्रशासनिक शक्तियों का इस तरह से निर्माण हो कि आम लोग भी यहां तक पहुंच जाएं। प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार जहां आम लोगों के भी पहुंच हो, जहां आम लोगों की भी पहुंच हो, आम लोगों की भी पहुंच हो। अब पहुंच कब होगी भाई, अब इसको एक नाम दिया गया। अब पंचायती राज के पहले आपको एक और चीज जाननी होगी जिसका नाम क्या है, स्थानीय स्वशासन। नाम क्या है, स्थानीय स्वशासन। अगर हम स्थानीय स्वशासन के बारे में जान पाते हैं तो बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए हमने क्या बताया, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। जी बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन को हमें जानना होगा। तो यही तो स्थानीय स्वशासन है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण इस प्रकार से किया जाए कि
उसकी पहुंच आम लोगों तक भी हो, वही होता स्थानीय स्वशासन। जैसे भाई एक गांव में जो ग्राम होता है वहां पर ग्राम प्रधान क्यों चुना जाता है? इसीलिए चुना जाता है कि भाई हमें कोई बात रखनी होगी, कोई बात करनी होगी तो हम सीधे विधायक के पास तो जा नहीं सकते हैं, सीधे ब्लॉक प्रमुख के पास तो जा नहीं सकते हैं, सीधे पीएम के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो एक कड़ी जोड़ने के लिए, एक सीढ़ी बनाने के लिए क्या किया गया कि ग्राम प्रधान के चुनाव की व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था यही है, पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना जगने लगी और इसी संकल्पना के तहत यह बात की गई कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आम लोगों की भी पहुंच यहां तक हो जाए। अब जरा सोचिए कि अगर आपको अपनी बात रखनी है, गांव का विकास करना है, गांव के विकास के बारे में सोचना है, तो किससे कहेंगे? सीधे प्रधानमंत्री से तो नहीं कहेंगे ना, आपको ग्राम प्रधान से ही बोलना होगा। किससे बोलना होगा? ग्राम प्रधान से बोलना होगा। और आप स्वतंत्र हैं कि अपने मन मुताबिक उस ग्राम प्रधान को चुन सकते हैं, उस प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, उन सबको चुन सकते हैं जिनकी संकल्पना आपने दिमाग में जगा रखी है, जिनकी संकल्पना आपके दिमाग में चल रही है। बात समझ रहे ना? अगर ये बात आपके दिमाग में आती है तो बहुत सही है। तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। और हमसे यह पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की बात सबसे पहले की कहां गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात सबसे पहले कहां की गई मेरे भाई? सबसे पहले की गई अनुच्छेद 40 में। और इसकी संकल्पना जगी कैसे? अब देखिए, दो लोग थे, दो महान व्यक्ति थे। एक तो महात्मा गांधी, दो महान व्यक्ति थे। एक कौन थे? महात्मा गांधी। एक कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ये पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे। ये किसके पक्ष में थे? पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में। पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में। बातों को ध्यान समझते चलिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे। एक और महान व्यक्ति थे, वो विपक्ष में थे। एक और महान व्यक्ति थे, वो विपक्ष में थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो क्या थे? वो विपक्ष में थे। वो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी थी उसके क्या थे? वो विपक्ष में थे, मतलब वो समर्थन में नहीं थे। अब भाई जब दो दिग्गज नेता, जब दो दिग्गज व्यक्ति, फेमस व्यक्ति, प्रचलित व्यक्ति, वह व्यक्ति जिनका योगदान संविधान में है, वह व्यक्ति जिनका योगदान भारत की आजादी में है, जब ऐसे व्यक्तियों ने अपना पक्ष और विपक्ष रखना शुरू कर दिया, अंबेडकर जी ने कहा अगर पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, इससे होगा क्या कि लोगों की पहुंच बन पाएगी प्रशासन तक, वो अपनी बात रख पाएंगे प्रशासन के पास किसी ना किसी के माध्यम से। और आपको बेहतर तरीके से पता है भारत सरकार करती भी अधिकतर यही है कि वो बीच का रास्ता खोजना शुरू करती है। तो भारत सरकार ने बीच का रास्ता खोजा। उसने कहा चलिए संवैधानिक रूप देने की बात उसने सोच ली, लेकिन आपको पता होगा कि भाग 4 जिसमें नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है जो कि लिया गया आयरलैंड से। तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई। गठन नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 40 में। बात को ध्यान से समझते चलिएगा। इतनी बात समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट करिए, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है फास्ट कमेंट करिए कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका, जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिए मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट, तभी आगे बढ़ेंगे। फास्ट कमेंट करिए, फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका। जी बिल्कुल, जितने लोग समझ पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जितने लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ शुरू से लगे हुए हैं, और वे बच्चे जो नहीं लगे हैं वो तो सोते ही रहेंगे, उनको जगने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। हम रोज कहते हैं भाई कि आपकी क्लास सुबह शुरू हो जाती है, आप लोग जग जाया करिए, लेकिन जगने के नाम पर तो जगते ही नहीं हैं, सोते रहते हैं। कब तक सोएंगे? विवेकानंद जी का वो स्लोगन याद करिए जो बार बार कहीं ना कहीं लिखा रहता। ऐसा नहीं कोई नई चीज बता रहे हैं आपको, सीधे सीधे लिखा रहता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो
और तब तक चलो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इसको आप दिमाग में क्यों नहीं रखते हैं? दिमाग में क्या रखेंगे? दिमाग में वो चीज रखेंगे जो नहीं रखनी है, खुरापात रखेंगे जो नहीं रखना है। अच्छी चीजें तो दिमाग में रख ही नहीं पाते हैं। अच्छी चीज रखिए, निश्चिंत मान लीजिए आप कि आप सफल जरूर होंगे। अगर आप अच्छी चीजों को दिमाग में रखते हैं तो बिल्कुल। हरिभवन, रीता, धनंजय, विभा, स्वीटी, यस सर आ गया, कोई बात नहीं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जब दो दिग्गज नेता, और दो दिग्गज नेता है कौन कौन से? हमने कहा महात्मा गांधी और अंबेडकर जी। जब दोनों लोग एक दूसरे के विपक्ष में हो गए, महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में, अंबेडकर जी विपक्ष में, तो बात हुई क्या यहां पर? तो सरकार ने सोचा, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि चलिए एक व्यवस्था कर दी जाती है। किया क्या कि भाग 4, संविधान के भाग 4, और भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, निर्देशक तत्व। और लिया कहां से गया? आयरलैंड से। लिया कहां से गया? आयरलैंड से, है ना। अब इसका वर्णन कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। लेकिन हमको पूरा आर्टिकल नहीं जानना है, सिर्फ एक आर्टिकल जानना है। और कौन सा? हमने कहा कि आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया? 40 में कहा गया पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई। किसकी बात की गई? पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था के सिर्फ गठन की बात की गई मेरे भाई, दिमाग में रखिएगा। गठन किया नहीं गया, सिर्फ गठन की बात की गई, गठन की बात की गई। और इसी गठन की बात और इसी अनुच्छेद पर महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, गठन की बात। और हमने कहा कि इसी अनुच्छेद पर अगर हमसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद पर महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो इसी पर महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगर हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात किसमें की गई, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई। भाग पूछे तो भाग 4 में। भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इतनी बातें समझ में आई? फास्ट कमेंट आना चाहिए अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो। बहुत बढ़िया, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो फास्ट कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और इसी के तहत ये भी कहा गया, इसी पंचायती राज व्यवस्था के तहत, इसी पंचायती राज जो गठन के तहत कहा गया कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो किस तरह से होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार होना चाहिए। इसमें यह कहा गया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए मेरे भाई? होना चाहिए बॉटम टू टॉप। क्या होना चाहिए? बॉटम टू टॉप होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया कि ऊपर से नीचे नहीं, इसका मतलब है ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे नहीं। जो शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां, ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि कैसी होनी चाहिए? नीचे से ऊपर इनका विस्तार होना चाहिए, नीचे से ऊपर इनका विस्तार होना चाहिए। यह किस में कहा गया? इसी अनुच्छेद 40 में कहा गया। बात को ध्यान से समझिएगा। इसी में कहा गया कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो ऊपर स्तर से निचले स्तर पर नहीं होना चाहिए, वो ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर होना चाहिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और आप भी जब एग्जाम्पल देते होंगे किसी का, किसी को समझाते होंगे, तो आप भी यही कहते हैं कि छत पर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी के पहले डंडे पर चढ़ना पड़ता है। तो ये सीढ़ी है, ये प्रशासनिक व्यवस्था। महात्मा गांधी ने कहा प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? एक सीढ़ी है जहां पर पहले पावदान से आपको चढ़ना होगा, पहले सीढ़ी से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर, इस तरह से। तो बॉटम टू टॉप आपको जाना होगा, ना कि ऊपर से नीचे आ पाएंगे।
बात समझ पा रहे हैं ना? ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने कही, जिसे जोड़ा किस में गया? अनुच्छेद 40 में। अब फास्ट कमेंट आना चाहिए कि अनुच्छेद 40 समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करिए, अनुच्छेद 40 समझ में आया कि नहीं आया। फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका कि अनुच्छेद 40 समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करिएगा भैया, हम ऐप पर भी देखना चाहते हैं सर। जी बिल्कुल, फास्ट कमेंट करिएगा, अनुच्छेद 40 समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल, सोनू जी ने कहा नीचे से ऊपर, बिल्कुल सही भैया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसी तरह से होना चाहिए। जल्दी कमेंट करिएगा, हम फास्ट कमेंट देखना चाहते हैं। यस सर, स्वीटी, सोनू, अच्छा सोनू, पूजा वर्मा, चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हंसराज, अच्छी बात है भैया। जी सर, हरिभवन, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो बिल्कुल। बॉटम टू टॉप, बिल्कुल भैया। चलिए इधर भी सब लोग आंसर देने लगे हैं। चलिए सबका बहुत 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 बढ़िया भैया, अच्छा लगा कि आप लोग समझ पाए। तो अनुच्छेद 40 समझ में आया, स्थानीय स्वशासन समझ में आया, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है यह समझ में आया। अब हुआ क्या भैया, हमसे पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ये उसकी बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो 1882 में, कब? 1882 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। इसीलिए रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो हमने कहा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा पंचायत का वर्णन किया गया, या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया, व्यवस्था का वर्णन किया गया, है ना। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक बोला जाता है। इसीलिए भी लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं? जनक के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने उस समय जो नियम कानून पारित किया, उसे पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? वो चीजें, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी वो व्यवस्थाएं जो लॉर्ड रिपन ने 1882 में जारी की थी, उसी को पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा गया। जल्दी से कमेंट करिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करिएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी बताइएगा, बात समझ गए? पंचायती राज व्यवस्था, लॉर्ड रिपन, जी लॉर्ड रिपन, अच्छी बात है। आया, चलिए आया तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए, जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। अब देखिए हुआ क्या भैया, और ये भी बताया गया था, यहीं पर भी सुन लीजिएगा, बताया गया था 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। अब अगले पॉइंट क्या जानना भी, आपको पता है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? भारत शासन अधिनियम लाया गया था। 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम। और इसी के तहत जो प्रांतीय प्रशासन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। जो प्रांतीय शक्तियां हैं, प्रांतीय शासन को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्रांतीय व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया। बात समझ पा रहे हैं ना? प्रांतीय शासन को दो भागों में डिवाइड किया गया। और वो दो भाग हैं कौन कौन से? एक को बोला गया हस्तांतरित, एक को क्या बोला गया? हस्तांतरित। और दूसरा कौन सा है? आरक्षित। दूसरा कौन सा है? आरक्षित। एक व्यवस्था को बोला गया भाई हस्तांतरित और दूसरा बोला गया आरक्षित। हस्तांतरित का मतलब क्या होता है? आरक्षित का मतलब क्या होता है? जिसे देखिए आरक्षित शब्द आपके दिमाग में आया, जैसे आपने आरक्षित नाम सुना आपके दिमाग में एक संकल्पना जगी होगी। आरक्षित का मतलब हो गया कि उसका आरक्षण कर लेना, उसको अपने पास रिजर्व कर लेना, उसको अपने पास रिजर्व कर लेना। तो जो भारत में गवर्नर आते थे उन्होंने किया क्या कि 1919 में जो गवर्नर जनरल आते थे उन्होंने किया क्या कि कुछ विषय ऐसे थे जिनको अपने पास आरक्षित रख लिया। जैसे वैदेशिक मामले, जो कर होते थे, जहां से आय की प्राप्ति होनी थी, उस चीज को उन लोगों ने अपने पास आरक्षित रख लिया।
प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक सेवा होती थी, जो स्थानीय सेवा होती थी, उसको इन्होंने किया क्या, हस्तांतरित कर दिया। भाई ये भारत के लोग मिलकर देखेंगे। तो इसीलिए हमने कहा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। तो जो हमारा भैया स्थानीय स्वशासन है वो किसके तहत आया, स्थानीय स्वशासन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन किसके अंतर्गत रखा गया है, तो स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित के अंतर्गत रखा गया है, ना कि आरक्षित के अंतर्गत। बस समझ गए। ऐसा कहा गया कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको भारत के लोग मिलकर अपना चलाएं, अपना देखें, इसलिए इसको हस्तांतरित बोला गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को किसके अंतर्गत रखा गया है, हस्तांतरित, आरक्षित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधे सीधे बताना मेरे भाई कि हस्तांतरित के अंतर्गत रखा गया है। अब इस पे भी आपका कमेंट जल्दी से आना चाहिए कि बात समझ में आई कि नहीं आई। 1919 भारत शासन अधिनियम आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान से पूरे बोर्ड को देखिएगा, आपके लिए छोड़ा गया है। आराम से देखिए, आराम से जवाब दीजिए आप लोग कि इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो अच्छी बात है, अगर आ गई तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आ गई तो बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। नहीं आई तो हम और बताने का कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी कमेंट करिएगा, फास्ट कमेंट आना चाहिए आपका। ये सब कमेंट थोड़ा दिखाइएगा, फास्ट कमेंट आना चाहिए। जी बिल्कुल आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। स्वीटी, आनंद, पूजा, प्रियंका, सारिका, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो जी, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कोशिश यही करिए कि लगे रहिए हमारे साथ में, अंत तक साथ नहीं छोड़ना है, सफलता जरूर मिलेगी। और ये क्लासेस सिर्फ आपको शनिवार तक अर्थात कल तक मिलेंगी। उसके बाद ये क्लासेज यूट्यूब पर बंद कर दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर चलेंगी और उन्हें मिलेंगी जिन्होंने फीस पेड कर रखी है। और हो सकता है फीस बढ़ जाए, हो सकता नहीं फीस बढ़ जाएगी, कल के बाद फीस बढ़ जाएगी, है ना। जो आपका डिस्काउंट था 1000 वो कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर वो बढ़ गया तो आपको पूरी फीस पे करनी होगी। इसलिए कल तक का टाइम है, आप लोग आराम से सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्लास आराम से कर लीजिए, फिर फीस परचेज कर दीजिए, फीस आप पेड कर दीजिए। और फीस पेड करने के कई साधन हैं। अगर आप फीस पेड नहीं कर पाते हैं तो आप संस्था में भी संपर्क कर सकते हैं आकर, नहीं तो जितने नंबर से वहां पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हुआ क्या कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1952 को, इन्हीं के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, ध्यान से समझिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और किसके लिए? वही स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और किसके लिए मेरे भाई? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और कितने खंडों में चलाया गया? 55 विकास खंडों में, पूरे देश के 55 विकास खंडों में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने खंडों में चलाया गया? तो पूरे देश के 55 विकास खंडों में। कितने विकास खंडों में? पूरे देश के 55 विकास खंडों में। तो पूरे देश के 55 विकास खंडों में यह व्यवस्था चलाई गई। कौन सी भैया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था कितने विकास खंडों में चलाई गई? तो 55 विकास खंडों में यह व्यवस्था चलाई गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था, जिसे भैया इंग्लिश में अगर पूछे तो इंग्लिश में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
इसको और क्या बोलते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब 1953 में एक व्यवस्था और चलाई गई, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा 1953 में एक व्यवस्था और चलाई गई। जिस तरह से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, उसी तरीके से 1953 में एक व्यवस्था और चलाई गई, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। क्या चलाया गया? राष्ट्रीय, दोनों याद रखिएगा, क्या चलाया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1952 में क्या चलाया गया, तो 1952 में मेरे भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, क्या बोलेंगे इसे? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस चलाई गई। कब? 1953 में। जी बिल्कुल, 55 विकास खंड, ये याद रखिएगा, यहां से डेट याद रखिएगा कब चलाया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आयोजन कब किया गया? 1953 में। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों बातें अभी देखिए जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी इसीलिए किया गया था, इन्हीं दोनों समितियों की जांच के लिए। अब सरकार ने सारा काम इन्हीं दोनों समितियों के ऊपर छोड़ दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ऊपर, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के ऊपर पूरा व्यवस्थाएं छोड़ दी गई सरकार के द्वारा। अब सरकार ने करना क्या शुरू किया? सरकार ने कहा कि चलिए आप लोग ग्रामीण विकास, पंचायती राज व्यवस्था का विकास, सब कुछ आप लोग करिए। अब सरकार, अब जरा सोचिए कि आप अपने बच्चे को, सपोज दैट कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए शहर तो भेज दिया कि जाओ बेटा शहर में पढ़ लो, रोजगार में आ जाओ, मेरा नाम रोशन कर दो। अब आप यहां पर आकर करने क्या लगे? यहां पर आकर आप खुरापात करने लगे, दिमाग आपका कहीं और लगने लगा, पढ़ाई से आप डाइवर्ट हो गए। अब पिताजी के दिमाग में काफी दिन बाद यह बात आई कि चलो यार चेक करते हैं वाकई में हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कि यूं ही हमको उल्लू बना के बैठा हुआ है, हर महीने पैसे ले लेता है। जब उन्होंने जांच की तब उनको अधर का पता चला, तब उन्हें बेस का पता चला कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो लाखैरे ही करता है, वहां जाकर बिल्कुल नहीं पढ़ता है, घूमता रहता है। वही बात यहां पर भी है, वही बात यहां पर भी है कि सरकार ने सब कुछ तो छोड़ दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के ऊपर, लेकिन हुआ क्या? जब सरकार ने इसकी जांच की तो जांच में यह पता चला कि ये लोग तो सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो आराम से बैठे पड़े हैं, बस सब वेतनभोगी बनकर बैठे हुए हैं, जो काम जिसका वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं। अब सरकार का दिमाग थोड़ा सा हिला, उसने कहा कि कोई ना कोई ऐसी समिति बननी चाहिए जो इसकी जांच कर सके। और उस समय भैया प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? उनका नाम था एसके डे। क्या नाम था? एसके डे। प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? एसके डे साहब थे, एसके डे साहब थे। अब फिर आपका कमेंट आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट आपका आना चाहिए, फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको आगे लेकर चलते हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा, फास्ट कमेंट आना चाहिए। जो कुछ लोग अभी जय हिंद बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबका जय हिंद का स्वागत है। फास्ट कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए भैया आप लोग, ये चीजें अगर समझ में आ गई तो। जी सर, यस सर, अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, सुधाकर, धनंजय, सोनू, प्रियंका, स्वीटी, सारिका, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछे भैया स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश क्या कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो डरिएगा मत, इसे बोलते हैं लोकल सेल्फ
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बात समझ पा रहे ना? जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, तो डरना नहीं इससे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछ लिया जाए तो हम डर जाएं। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है। अब यहां से भैया थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए तो हुआ क्या कि 1957 में, कब? 1957 में, 1957 में सरकार ने सोचा यार ये जो हमने संस्थाएं बनाई थी, जो हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो चलाया था, यहां से तो बात बन नहीं पाई, लोगों का विकास तो हुआ नहीं, जो जहां थे वो तो वहीं पड़े हुए हैं। तो इसने क्या किया कि 1957 में, 1957 में एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन किया गया, इस समिति का गठन किया गया 1957 में। और इस समिति का गठन करके जो हमारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, और क्या था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा थी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा थी। इनकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन कर दिया गया। और कब किया गया? 1957 में। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन या बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? पहला क्वेश्चन तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से। दूसरा पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किसकी जांच के लिए किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किसकी जांच के लिए किया गया था? तो सीधे सीधे आप बताइएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई भैया? अब इसने हुआ क्या कि नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। बलवंत राय मेहता समिति, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सोचे और कुछ लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। तो हमने कहा मेरे भाई कि नवंबर 1957 में, कब? नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपकर इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है कौन कौन सी? इसने कहा कि 3 स्तर में पंचायत गठन होना चाहिए। कौन कौन सा? ग्राम स्तर, 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए, ग्राम स्तर। दूसरा इसने कहा मध्यवर्ती स्तर। दूसरा क्या कहा? मध्यवर्ती स्तर, जिसको ब्लॉक स्तर के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ब्लॉक स्तर के नाम से भी जाना गया। और तीसरा कहा जिला स्तर। तीसरा क्या बताया? जिला स्तर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था देने वाली संस्था, समिति कौन सी है, तो क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता समिति। और त्रिस्तरीय है कौन कौन सी? ग्राम स्तर, दूसरा मध्यवर्ती स्तर जिसे ब्लॉक स्तर कहा गया, और तीसरा जिला स्तर। अब पुनः आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी बताइए, इतनी बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? बलवंत राय मेहता समिति से इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, ग्रामीण, ब्लॉक और जिला 3 स्तर की बात की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। जल्दी से कमेंट करिएगा भैया, बिल्कुल जल्दी से कमेंट आना चाहिए भैया, आपका कमेंट आपका बहुत फास्ट आना चाहिए। कमेंट जितना फास्ट आएगा उतनी जल्दी हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे, आगे बता पाएंगे। कमेंट में देरी नहीं होनी चाहिए, कमेंट बहुत ही जल्दी आना चाहिए आपका। जी बिल्कुल, कमेंट बहुत ही जल्दी आना चाहिए। अब हुआ क्या भैया कि एक आर्टिकल जोड़ा गया,
उस आर्टिकल का नाम क्या, 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संबंधित किसी भी विषय के संबंध में। अब हुआ क्या कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल का नाम याद रखिएगा, ये समझ में आ गया ना, बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल। अब हुआ क्या कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल का नाम क्या है, आर्टिकल 246। तो ये कई बार पूछा हुआ भैया कि आर्टिकल 246 का संबंध किससे है, तो सीधे सीधे बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से है। तो 246 में कहा क्या गया, 246 में कहा गया भैया कि स्थानीय स्वशासन संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। तो 246 में क्या कहा गया, अब देखिएगा स्थानीय स्वशासन भैया राज्य सूची का विषय है, नहीं कि केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसमें 246 में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य विधानमंडल के पास है। अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। किसके पास है मेरे भाई, राज्य विधानमंडल के पास है। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया, 246 में कहा गया। इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा, नहीं भूलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी सभा थी उसने बलवंत राय मेहता समिति को मंजूरी कब दी, तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को मंजूरी दे दी। कब दे दी, 1958 में, ठीक है। तो 1958 में हुआ क्या, 1958 में, अब अगला पॉइंट देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं भैया, 1958 में जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता ना भैया, मेहता समिति को मंजूरी दी। मेहता समिति को मंजूरी दी, मेहता समिति को मंजूरी दी। अब इसे मंजूरी मिल गई तो हुआ क्या, इसे मंजूरी मिलने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को, जब इसे मंजूरी मिल गई तो 2 अक्टूबर 1959 को, ये सारे काम 2 अक्टूबर को ही क्यों हो रहे थे, क्योंकि आपको बताया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना महात्मा गांधी के दिमाग में जगी थी, इसीलिए सारे काम 2 अक्टूबर को हो रहे थे। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और कहां से की गई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, 59 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई, राजस्थान के नागौर जिले से की गई। शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। कहां से की गई, राजस्थान के नागौर, याद रखिएगा भैया, नागौर जिले से की गई, जिले से की गई। तो अगर हमसे पूछा जाए भैया कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान है। और राजस्थान का जिला कौन सा है, नागौर जिला है। कौन सा मेरे भाई, नागौर जिला है। बात समझ में आ गई ना, कौन सा है, नागौर जिला है। अब पंचायती राज व्यवस्था हमने कहा राज्य सूची का विषय है। सरकार ने कहा कि यदि राज्य चाहें तो अपने यहाँ अगर जरूरत महसूस करें तो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर सकते हैं, अगर जरूरत महसूस ना करें तो गठन ना करें। वो बाध्यकारी नहीं था, ये व्यवस्थाएं बाध्यकारी नहीं थी कि कोई भी राज्य बाध्यकारी ही है, बाध्य है पंचायती राज व्यवस्था गठन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। अगली बार भैया 1 नवंबर, तुरंत जब देखा आंध्र प्रदेश ने देखा कि राजस्थान ने तो अपने यहां कर दिया, तो 1 नवंबर 1959 को, 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी, किसने, आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की।
किसने भी? आंध्र प्रदेश ने। तो दोनों तिथि याद रखिएगा। कब कब? 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने की थी। सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था 2 अक्टूबर 1959 को। किसने किया था? राजस्थान ने। किस जिले से किया था? नागौर जिले से किया था। यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब आपका कमेंट बहुत जल्दी आना चाहिए। अगर दोनों बातें समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल। धनंजय, पूजा, पूजा नाम बदल लो भैया अपना, नहीं तो सोनू नाम बुलाते रहेंगे। सुधाकर, स्वीटी, बिबा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट आना चाहिए भैया। बलवंत राय मेहता समिति से अभी और कुछ बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी सर। जल्दी कमेंट करिएगा भैया। जी बिल्कुल। धनंजय, आनंद, हंसराज, सारिका, विभा, पूजा, कोई बात नहीं, चेंज नहीं हो पाया, भैया के आईडी पर है तो भैया का नाम से आप संतुष्ट हो जाइए। सोनू नाम ले लिया करेंगे, भूल जाते हैं। जी सर क्लियर। विभा, स्वीटी, अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबका क्लियर है। तो इधर भी देखते हैं। जी अश्विनी, आदर्श, अंजू, जागृति, बिल्कुल भैया कमेंट क्लियर है ना सबका? ये क्लियर है ना भैया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या भैया कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात तो होने लगी, लेकिन अभी तक इसे संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। संवैधानिक मान्यता मिलने का मतलब कि अब ये संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में जोड़े तो जरूर गए थे, जोड़े जरूर गए थे, लेकिन इन्हें अभी कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। बस जोड़ दिए गए थे कि गठन किया जाएगा, गठन किया जा सकता है ना, बाध्यकारी नहीं है, कोई भी राज्य बाध्यकारी नहीं, इस तरह से व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा अनुसूची जोड़ी गई। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर वर्णन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। किसमें? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची जोड़कर किया गया। अब हुआ क्या भैया कि 20 अप्रैल 1993 को ये जो अधिनियम लाया गया था, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम लागू हो गया। तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो भैया 20 अप्रैल, ध्यान से समझिएगा, 20 अप्रैल 1993 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने क्या दी? मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। और यह अधिनियम कब लागू हुआ? मंजूरी मिल गई राष्ट्रपति की, तो यह कब लागू हुआ? 24 अप्रैल। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम क्या हुआ? लागू हो गया। अधिनियम क्या हुआ? अप्रैल को अधिनियम लागू, अधिनियम लागू, अधिनियम लागू हो गया। और इस अधिनियम के लागू होने से जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्या मिल गया? एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये तीनों तिथि याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो क्या बताएंगे? 1992 में लाया गया था। लेकिन ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो 20 अप्रैल 1993 को मंजूरी दी। कब ये लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ।
और इस अधिनियम के लागू होने के कारण ही 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सर दर्द हो रहा है इसलिए क्लास में लेट हो गए हैं सर। कोई बात नहीं सुधाकर जी, हम तो सोचे कोई आप और कुछ हमको बताना शुरू कर दिया, कोई तरीका बता रहे हैं। कोई बात नहीं, सर दर्द है तो अभी चला जाएगा, थोड़ी देर क्लास में बने रहिए। हम कई बार कहते हैं आपको अगर नींद भी लगी हो और सुबह मेरी क्लास में आप लोग जग जाइए तो नींद तो ऐसे छोड़ के भाग जाएगी, है ना? क्योंकि हम इतने ऊर्जावान होते हैं, सुबह की क्लास में नहीं, हमेशा इतने ऊर्जावान होते हैं कि आप हमको देखकर ही आपकी नींद ऐसी गायब हो जाएगी। हम ही नहीं, हमारी आरबी क्लासेस की पूरी टीम भी ऊर्जावान है, ठीक है? और एनटीपीसी स्पेशल जो बैच चलाई जा रही भैया, फ्री जो बैच चलाई जा रही यूट्यूब पर, वो 6 से 8:30 तक चलाई जाएगी। अभी तक व्यवस्था यही की गई। आपका कोई व्यू हो तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है? चलिए, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये तीनों तिथि याद रखिएगा भैया, तीनों तिथि आपको नहीं भूलनी है। जल्दी कमेंट करके बताइए अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो जल्दी कमेंट करके बताइए सर इतनी बात समझ में आ गई। जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अभी 2 पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। जी सर जी, अच्छी बात है सर, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, अभी टॉपिक तो खत्म होने दीजिए भैया, बिल्कुल क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल जी सर, आ गया, कोई बात नहीं। अब हमसे पूछेगा कि जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था तो उस समय पीएम कौन थे? उस पीएम का नाम क्या था? नरसिम्हा राव। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे जब ये लाया गया था। लेकिन जब ये लागू हुआ तब कौन थे? तब कौन थे भैया? अच्छा, यहां पर जब ये पहली बार 1959 में, ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हा राव थे जब ये संशोधन लाया गया था। लेकिन 1959 में कौन थे? जब पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ तब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कब? जब ये 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ, व्यवस्था की गई। और जब ये संशोधन लाया गया पहली बार 1992 में, उस समय भैया पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे, ठीक है? कौन थे मेरे भाई? नरसिम्हा राव जी थे। बात क्लियर हो गई इतनी? आगे बढ़ जाएं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के कुछ और बताने की कोशिश आपको करते हैं, ठीक है? 24 अप्रैल को हमने कहा राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब भैया अब हमसे पूछा जाए, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, हमसे पूछेगा कि पंचायत का वर्णन कहां कहां किया गया है? पंचायत का वर्णन कहां कहां किया गया? ध्यान समझिएगा, देखिएगा 11वीं अनुसूची, पंचायत का वर्णन है कहां कहां? 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। और कहां है? भाग 9 में। और भाग 9 में अनुच्छेद का वर्णन है। भाग 9 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। इसका मतलब 243 ए बी सी डी करके भी ओ तक पहुंचते हैं हम। तो हमने कहा कि 11वीं अनुसूची भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। और किसमें है? अनुच्छेद 40 में। और किसमें? अनुच्छेद 40 में। इतनी बातें याद रखिएगा। और एक अनुच्छेद संबंधित है 246, जिसमें भी स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? राज्य को दिया गया, राज्य विधानमंडल को दिया गया। तो 11वीं अनुसूची भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, और कौन सा भी अनुच्छेद 40 और 246 है, ये सब संबंधित किससे हैं? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब हमसे पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए।
कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची में विषय कितने रखे गए? विषय कितने रखे गए भाई? 29 विषय रखे गए। बात क्लियर? अब 29 विषय में से हो सकता हमसे ये पूछ ले कि 2-4 विषय का नाम सर बता दीजिए। 2-4 विषय का नाम नहीं, हम कई विषय का नाम आपको बताएंगे। 29 विषय भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम कई विषय का नाम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सा विषय है। कृषि, ठीक है, भूमि विकास, कृषि भूमि विकास, भूमि संरक्षण, कृषि भूमि विकास, भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण, भूमि रखरखाव, भूमि रखरखाव। बात समझ रहे हैं ना? कृषि संबंधित भैया जितनी भी चीजें हैं, जो पालन वगैरह आते हैं, जो पालन आते हैं हमारे, जैसे पशुपालन होता है ना भैया, पशुपालन, ठीक है, कुक्कुट पालन, जितने पालन आते हैं लगभग इसी के तहत आते हैं। 11वीं सूची में रखे गए भैया। कुक्कुट पालन, जितने पालन है, मत्स्य पालन, जितने पालन मेरे भाई लगभग सब किसमें रखे गए? इसी में रखे गए हैं, जो 29 विषय हमारे दिए गए। और क्या रखा गया इसमें? इसी में भैया गरीबी उन्मूलन, खादी उद्योग, कुटीर उद्योग, इसमें क्या क्या और रखा गया? देखिए हमने बताया, इसी में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन, खादी उद्योग, खादी तथा कुटीर उद्योग, खादी तथा कुटीर उद्योग, इसी 29 विषय में रखे गए। और क्या क्या रखे गए इसमें 29 विषय में? 29 विषय में ही जो भैया हमारा पुल है, पुल, सड़कें, पुल सड़कें, बात समझ रहे हैं ना? पुल सड़कें, ईंधन, चारा, समाज कल्याण, ईंधन, ईंधन, चारा, ईंधन, चारा, समाज कल्याण, समाज कल्याण, है ना? महिला एवं बाल विकास कल्याण, सब इसी के तहत रखे गए। महिला एवं बाल विकास कल्याण सब इसी के तहत रखे गए, है ना? सिंचाई भी इसी के तहत, भाई कृषि है तो सिंचाई भी तो होगी, तो सिंचाई भी इसी के तहत है। ठीक है, सिंचाई भी इसी के तहत है। तो कुल 29 विषय हैं भैया, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विषय हमने आपको बता दिए। महिला एवं बाल विकास भी इसी में मेरे भाई, महिला एवं बाल विकास भी इसी में है, महिला एवं बाल विकास भी इसी में है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास भी इसी के तहत रखा गया। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करिएगा भैया, फास्ट कमेंट करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश किए हैं, बहुत अच्छा मैटर देने की कोशिश किए हैं। अब जल्दी से कमेंट करिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आज ये क्लास यहीं तक। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फास्ट कमेंट आना चाहिए भैया आपका। पंचायती राज व्यवस्था से जितने मैटर बताने थे हमने पूरा बताने की कोशिश की। अगली क्लास में, जी सर बहुत अच्छे से, अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समितियां कौन कौन सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी चीजें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था से अभी कम से कम आपको भी 2 क्लास या 3 क्लास आपको मिलेगी, जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया गया। और हमने कहा कि एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन कल तक ही है आपका, जो डिस्काउंट वाला है, उसके बाद पूरी की पूरी फीस आपके लिए जाएगी। तो डिस्काउंट के लिए कल तक आप संपर्क कर सकते हैं संस्था में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम आपको करवा देते हैं, 2 मिनट लगेगा, रिवीजन करवा देते हैं। इसके बाद हिंदी की क्लास है, कहीं मत जाइएगा, इसके बाद हिंदी की क्लास है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करिएगा मेरे साथ में और बेहतर तरीके से करिएगा। देखिए हमने बताना क्या चाहा आपको, हमने कहा पंचायती राज व्यवस्था की बात की। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसा कहा महात्मा गांधी ने। इसीलिए स्थानीय स्वशासन की संकल्पना जगी। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विपक्ष में थे। बात समझ गए ना? तो 2 पॉइंट यहां से याद रखिएगा। अगली बात यहां से की जाए तो अगली बात क्या कही गई कि भाग 4
में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया, जो लिया कहां से गया, आयरलैंड से लिया गया, जो 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई, लेकिन यह कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात तो की गई, लेकिन यह कहा गया कि कोई भी राज्य बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे, कोई भी राज्य चाहे, कोई राज्य चाहे तो गठन करे, ना चाहे तो ना करे, बाध्यकारी नहीं है। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो कैसे, बॉटम टू टॉप होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम होना चाहिए। और क्या कहा गया, और कहा गया कि लॉर्ड रिपन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले किया गया, इसीलिए इसे पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। और जो इसने व्यवस्थाएं बनाई उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। आपको पता है कि 1215 में पहली बार इंग्लैंड के शासक ने अपने यहां के नागरिकों के लिए कुछ न कुछ अधिकार पत्र जारी किए थे, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन, जो प्रांतीय शासन था, उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। आरक्षित का मतलब हमने बताया अपने पास रख लिया जाए, हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, हस्तांतरित कर दिया जाए, दूसरों को दे दिया जाए। तो स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित के तहत रखा गया। अगली बात की जाए आपसे, तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई। और पूरे देश के 55 विकास खंडों में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको याद रखना है। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और प्रथम पंचायती राज मंत्री का नाम था एस.के. डे। क्या नाम था, एस.के. डे नाम था। अगली चर्चा आपसे की जाए तो अगली बात क्या आती है, अगली बात कही गई कि 1957 में इन्हीं दोनों संस्था और समितियों की, जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी और पहली जो समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसी की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब, 1957 में। और नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर जिसे ब्लॉक स्तर कहा गया, और जिला स्तर। और अनुच्छेद 246 में यह कहा गया कि स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास है। अगली बात कहेगी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को क्या किया, बलवंत राय मेहता समिति को मंजूरी दे दी। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई पंचायती राज व्यवस्था की। और 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी इसकी शुरुआत कर ली। ठीक है, ये रही कुछ मुख्य बातें जो आपको बताई गई। और ये सारी चीजें यहां से 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था गठन किया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम बनकर लागू हो चुका था, और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। जब यह लाया गया था तब उस समय नरसिम्हा राव पीएम थे। 1959 में जब यह लागू हुआ पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इतनी बात समझ में आ गई, ये व्यवस्थाएं आपको बताई गई। बाकी ये चीजें 11वीं सूची में क्या क्या है, विषय कौन कौन, सारी चीजें आपको क्लियर की गई। बातें समझ में आ गई होंगी, हम आशा करते हैं कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एडमिशन के लिए एक बार पुनः जानकारी आपको दे दें कि एडमिशन कल तक ही आपका चलेगा लेखपाल का, और बैच बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मस्त होने वाली है। आप लोग खुद ही अनुभव कर रहे होंगे कि क्लासेस किस तरह से चलने वाली हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं, और हमने कई बार कहा मेरे भाई आप लोगों से कि पढ़ाई के बीच में कभी पैसा नहीं लाना चाहिए, और इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं हम लोग ले रहे हैं। हमारा भी आप मेहनताना कभी नहीं दे पाएंगे, इतना ज्यादा अमाउंट भी आपसे नहीं ले रहे हैं कि आप लोग पे ना कर पाए। बात समझ पा रहे हैं ना। बाकी चिंदी चोरी करने की बात तो अलग की है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लें, ऐसा नहीं बाध्यकारी नहीं है, आप लोग की एडमिशन ले ही लीजिए। ये आपके मन मुताबिक है मेरे भाई, कि अगर आपको लगता है कि नहीं यहां से कुछ अच्छा होने वाला है तो एडमिशन लीजिएगा, नहीं लगता तो मत लीजिएगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं शनिवार तक ही ओपन रहेंगी। आप लोग शनिवार तक फीस पे करिए, एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मंडे से क्लास जब मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच वालों को ही दिया जाएगा। ठीक है, आरआरबी की फ्री क्लास यूट्यूब पर आरबी क्लासेज के द्वारा 6 से 8:30 दी जाएगी। शुभम सर ने अभी व्यू रखा था, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहीं पर भी टेलीग्राम पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े वो भी अपना कमेंट बता सकते हैं कि शुभम सर से कितने लोग सहमत हैं। हम तो सहमत है, बाकी आप लोग जाने अपना। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।